नमस्कार, आदाब। किरदार आर्ट द सफरनामा में आपका फिर स्वागत है। सिनेमा का नाम सुनते ही हमारी यादों में बड़े पर्दे के सीन उभर आते हैं। वो ज़माना याद आता है जब हम धूप और बारिश में लंबी कतार में खड़े होकर कई बार पुलिस के डंडे भी खाकर पहला दिन और पहला शो देखने से नहीं चूकते थे। लेकिन आज वक्त बदल गया है और तकनीक भी। अब टिकट विंडो पर वो लाइन है, न ही वैसा सिनेमा जहां सीटियां बजती हों, गर्मा गर्म समोसे की महक और वो चाय और चना और मूंगफली की आवाज़। हर खास सीन और गाने पर जलती सिगरेट और बीड़ी का धुआं। दर्शक जब सिनेमा से निकलता था तो उसकी रंगत बदली होती थी। 3 घंटे में हर लड़का हीरो और हर लड़की हीरोइन हो जाती थी, या यूं कहें कि फिल्म का बुखार बना रहता था। कभी एक हफ्ता, कभी एक महीना और कभी कभी तो पूरी जिंदगी इस बुखार में गुजर जाती थी। आखिर ऐसा क्या था उस सिनेमा में जो 2 से 3 घंटे देखने वाले पर इतना गहरा असर डालता था। हिंदुस्तानी सिनेमा के 100 बरस पूरे हो चुके हैं। ये बात हम सब भारतीयों के लिए खुशी की बात है। लेकिन क्या हम इस 100 बरस के भारतीय सिनेमा के इतिहास से कभी रूबरू हुए, या उस इतिहास को पढ़ने की हमने कोशिश की? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। हम आज किरदार आर्ट द सफरनामा में ऐसे किरदार से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने 100 साल पूरे कर चुके भारतीय सिनेमा ही नहीं, पूरे विश्व के सिनेमा पर A4 साइज के 800 पेज के 2 वॉल्यूम लिखे हैं। साथ ही साहित्य से सिनेमा तक और भारतीय सिनेमा की मुस्लिम अदाकाराओं पर भी एक किताब लिखी है। जी हाँ, हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी सदाबहार शख्सियत से जिन्होंने कागज़ और कलम से जब रिश्ता बनाया तो ऐसा रिश्ता बनाया कि 81 में जन्मदिन के आते आते 51 किताबें पूरी कर चुके हैं, यानी 51 किताबें लिख चुके हैं। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब रशीद अंजुम साहब से। रशीद अंजुम साहब, किरदार आर्ट द सफ़रनामा के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। रशीद भाई, आपने फिल्म पर बहुत अच्छा काम किया है, ख़ासा काम है आपका, जो कि अभी आगे आप खुद बताएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है आपके नज़रिए से? मेरे नज़रिए से भारतीय सिनेमा की शुरुआत जो है वो 18वीं सदी से हुई है। 18वीं सदी के आखिर से शुरुआत हुई है इसकी। इस सिलसिले में मैं, जहाँ तक मेरा फिल्मों से और सिनेमा से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा और दीवानगी की हद तक रहा, तो उस सिलसिले में मैं एक शेर आपके लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी। वो शेर इस तरह है, ये पर्दादारी है या तमाशा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा। ये पर्दादारी है या तमाशा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, तबाह करना अगर है मुझको, नकाब उठा और तबाह कर दे। तो ये नकाब उठाना दरअसल ये है कि जब रोशनियों से जगमगाता सिनेमा हॉल में हम दाखिल होते थे तो इस जस्तजू में रहते थे कि सामने जो एक सफ़ेद पर्दा हमारे सामने तना हुआ है, उसमें तस्वीरों के ज़रिए किरदार किस तरह और कब मुतहर्रिक होते हैं। और फिर सिनेमा हाउस की जब मशीन चालू होती थी और उसमें किसी फिल्म के किरदार और कास्टिंग की शुरुआत होती थी, तो सबसे पहले हमारा ये तजस्सुस होता था कि फिल्म को बिल्कुल शुरू से देखा जाए, उसमें कोई रखना अंदाज़ी ना हो। भीड़ भाड़ को चीरते हुए, टिकट हासिल करते हुए सिनेमा हॉल में घुसते थे, फिर अपनी सीट तलाश करते हुए पर बैठते थे और हमारी तमाम पूरी निगाह पर्दे पर लगी रहती थी। तो कोशिश ये होती थी कि शुरू से बिल्कुल आखिर तक हम उस फिल्म को देखें कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से किरदार निगारी अदा कर रहे हैं। अगर हम स्टेज को लें तो स्टेज में और सिनेमा में बहुत फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि स्टेज जो है बराह रास्त होता है और हमारे जैसा आदमी कोई उठकर स्टेज पर अदाकारी करता है तो गोया वो हमारी नकल कर रहा है। इसी तरह जब सिनेमा की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड के एक शख्स ने ये सोचा कि जो तस्वीरें हम देखते हैं ये मुतहर्रिक भी हो सकती हैं, यानी चलती फिर भी सकती हैं, गा भी सकती हैं
और एक दूसरे से बातचीत भी कर सकती हैं। तो इंग्लैंड के हाइड पार्क में उसने सबसे पहले अपना मकाला पढ़ा था, यानी रिसर्च पेपर। और रिसर्च पेपर में यही बताया था उसने, ये तस्वीरें जो बिल्कुल बेजान हैं, एक दौर ऐसा आएगा जब ये मुतहर्रिक होंगी और सिनेमा के एक पर्दे पर अपने बिल्कुल असल किरदार की तरह उसको पेश करेंगी। चनाचे ये पर्चा पढ़ने के बाद एक ज़माना जो है वो खामोशी से गुजर गया और फिर 18वीं सदी आ गई। ये 17वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में फिर इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ हुई, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, यूनान में। तो फिर मैं आया, जब इन तमाम मुल्कों की सफ़र से मैं वापस आया और उनके थ्योरिकल मैंने उसका अंदाज़ा किया और अपने मुताले को वसी किया, तो फिर हिंदुस्तान मेरी नज़र में पूरी तरह से वाज़ेह हो गया। 7 जुलाई 1896 में लो मेयर ब्रदर्स फ्रांस ने एक मुख्तसर सी फिल्म बनाई थी, द शार्क ऑफ ड्रैगन। उसका शो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर उन्होंने होटल वाटसन बम्बई में रखा था। उस ज़माने में अमेरिका में और इंग्लैंड में और जर्मनी में और यूनान में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। एलो एडिसन इसमें बहुत बड़ा नाम है अमेरिका का, जिन्होंने इसमें बहुत ताउन दिया और उन्होंने कई चीज़ें ईजाद की। कैमरा भी उनका ईजाद किया हुआ था, मुतहर्रिक यानी स्टिल कैमरा भी उनका ईजाद किया हुआ था, गैर मुतहर्रिक कैमरा भी उन्हीं का था। इस तरह से एलो एडिसन जब इसमें कामयाब हुए तो अब सवाल पैदा हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए, जिसको कहा गया किनेमा ऑटोग्राफी। ये किनेमा ऑटोग्राफी यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन बाद में ये बहस हुई कि ये किनेमा ऑटोग्राफी क्योंकि यूनान का दिया हुआ है इसलिए हम इसको एडॉप्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बहस व मुबाहिसे के बाद उसका नाम सिनेमा ऑटोग्राफी रखा गया। सिनेमा ऑटोग्राफी भी काफ़ी बाबानी नाम है और यहाँ से सिनेमा 18वीं सदी से और आज 20वीं सदी 21वीं सदी तक हमारे सामने मौजूद है। होटल वाटसन के बाद यहाँ कई लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो गए और उन्होंने छोटी छोटी जैसे सांप लड़ना, शेर और चीते की और इसकी जंग और आपस में जानवरों की जंगें, तरह छोटे छोटे मनाजिर लेकर उन्होंने खेमा सिनेमा की शुरुआत की, जिसमें पहला नाम द्वारकादास संपत का आता है। उन्होंने बम्बई में मैदान में खेमे लगाकर यहाँ सिनेमा दिखाने की इब्तिदा की। वो फिल्में वहाँ से ख़रीदते थे, वहाँ से और वहाँ लाकर बहुत बड़ी कीमत पर यहाँ वो दिखाई जाती थी। रशीद अंजुम साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान में जो आधुनिक सिनेमा हम आज देख रहे हैं वो कब शुरू हुआ? 19वीं सदी में तकरीबन 50 साल तक हम खामोश सिनेमा से महसूस होते रहे। 1896 के बाद से 1912 तक हम खामोश सिनेमा जगह जगह देखते रहे। यहाँ भोपाल में भी मेरे इतवारा बाज़ार में मैंने खुद अपने बचपन में एक खामोश फिल्म देखी थी। अब नाम तो उसका याद नहीं है, लेकिन वो खामोश फिल्म देखकर मुझे एहसास हुआ था कि ये अजीब टेक्निक आई है जिसको हम पर्दे पर देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह से 1912 आ गया। 1912 में एक बम्बई के एक कंपनी थी जिसने स्टेज पर पेंडोलिक नाम का एक धार्मिक ड्रामा स्टेज किया था। उस ज़माने में दादा साहब तोड़ ने इसमें पहल की। उन्होंने अपनी बीवी के गहने बेचे और दूसरा असासा बेचा और बेचने के बाद एक कैमरा उन्होंने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उस ड्रामे को जूं का तू जिस तरह से स्टेज हो रहा था जूं का तू उन्होंने पिक्चराइज कर लिया। ये पहला सिनेमा था जो हमसे मुतारिफ हुआ। दादा साहब तोरने ने इसको देखा और देखने के बाद उसको दीगर अरकान से, दीगर माहिरीन से रब्ता कायम करके उस फिल्म को दिखाया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा हो गया कि इसको हम फिल्म नहीं कह सकते, क्योंकि
इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट ज़रूरी है, उसमें एडिटिंग ज़रूरी है, उसकी रोशनियों के साथ फोटोग्राफी ज़रूरी है, और जो काम हम फिल्म के तरीक़े से करना चाह रहे हैं वो इसमें कहीं से नज़र नहीं आता। इसलिए इस फिल्म को जो है हिंदुस्तान की पहली फिल्म नहीं माना गया। 1912 में ही सबसे पहला नाम आया दादा साहब फाल्के का, जो नासिक के रहने वाले थे, और उन्होंने इसमें तहरीक की। वो इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहाँ इसकी ट्रेनिंग ली, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ से एक मूवी कैमरा ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद नासिक आए, बम्बई आए, यहाँ सारा जायज़ा लिया और पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के नाम से। अब जब राजा हरिश्चंद्र का स्क्रिप्ट फाइनल हो गया तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब इसमें किसको लिया जाए। चुनाचे कास्टिंग शुरू हो गई। खामोश फिल्म थी, उसमें किसी किस्म का ना तो म्यूज़िक था, ना गाने थे, ना कुछ था, सिर्फ लिपसिंग थी। सवाल ये पैदा हुआ कि इसमें फ़ीमेल कैरेक्टर भी है, फीमेल कैरेक्टर किसको लिया जाए, क्योंकि उस ज़माने में तवाइफें तक सिनेमा में काम करने से इनकार कर देती थी। चुनाचे बड़ी मुश्किलों से एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक नौजवान लड़के को, खूबसूरत लड़के को उन्होंने मुंतखब किया और उसको फीमेल कैरेक्टर में उन्होंने कास्ट किया, और अपनी बेटी को उन्होंने मंदाकिनी, जिसका नाम था, सबसे पहले उसको फिल्म में पेश किया। तो इस तरह से माना जाता है कि सबसे पहली फिल्म दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र थी, जो कंप्लीट सिनेमा के तमाम कवायद पर पूरी उतरती थी। यानी वो स्क्रिप्टेड थी, वो फोटोग्राफी उसकी बहुत शानदार थी, उसमें कास्टिंग बहुत अच्छी थी, उसको हर जाविये से जिस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं उस तरह से पिक्चराइज किए गए। 3 मंडियाँ थीं उस ज़माने में हिंदुस्तान में। सबसे पहली मंडी फिल्मों की थी बम्बई, दूसरी मंडी थी लाहौर, और तीसरी मंडी थी कलकत्ता। तो यहाँ से शुरुआत हुई, और बहुत सी कंपनियाँ इसमें वजूद में आ गईं, जिसमें एक कंपनी खान बहादुर अर्दशीर ईरानी की भी थी, जिन्होंने बहुत सी खामोश फिल्में बनाई। और ताज्जुब की बात यह है कि आपको यह हैरत होगी कि महबूब साहब जैसा फिल्म साज, फिल्म डायरेक्टर उनका ही दिया हुआ था। सबसे पहली फिल्म में उन्होंने महबूब साहब को ही कास्ट किया था, अली बाबा 40 चोर में, लेकिन वो खामोश फिल्म थी। तो 1937 में सादत हसन मंटो के स्क्रिप्ट पर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, किसान कन्या, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली रंगीन फिल्म थी। अर्दशीरी ईरानी ने लाइट शिफ्टिंग सबसे पहले शुरू की। अर्दशीर ईरानी ने सबसे पहले एडिटिंग शुरू की। अर्दशीर ईरानी ने सबसे पहला सिनेमा हाउस बम्बई में बनाया। अर्दशीर ईरानी ने सबसे पहली बोलती फिल्म हिंदुस्तान में बनाई। इसी तरह उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो आज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और ये जो जदीद टेक्निक आई है ये दरअसल उन्हीं लोगों की दी हुई है जिसका फ़ायदा आज हम उठा रहे हैं। रशीद अंजुम साहब, बहुत तफसील से आपने हिंदुस्तान में फ़िल्म की शुरुआत के बारे में हमको बताया, और किन लोगों ने इस फिल्म को, इस टेक्निक को आगे बढ़ाया, ये भी आपने हमको बताया। बीच में आपने भोपाल का जिक्र किया था जी कि भोपाल के इतवारा बाज़ार में कोई टॉकीज़ था जहाँ पर आपने भी फिल्म देखी है। तो भोपाल और बम्बई की फिल्म नगरी का बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। जी तो उसके बारे में कुछ हमको बताइए। जी भोपाल और बम्बई सिनेमा का बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और आज भी है। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा साबिर साहब का जिक्र करूँगा। ख्वाजा साबिर साहब एक आला तालीम याफ्ता थे। वो बीमा एजेंट हुआ करते थे और यहीं के बुधवारा बाज़ार में उनका एक मकान भी था भाई, उसमें रहते थे। और बाद में उन्होंने यहाँ से 1-2 पर्चे भी निकाले उर्दू के। यहाँ से उनकी सहाफ़त का आगाज़ हुआ, फिर बम्बई मुंतकिल हो गए। वहाँ से उन्होंने एक उर्दू का पर्चा जारी किया और उसी ज़माने में उनका राब्ता जो है सोहराब मोदी साहब से हुआ। सोहराब मोदी साहब को ने उनको देखा और न मालूम ख्वाजा साबिर साहब में क्या नज़र आया कि उन्होंने अपनी फिल्म जेलर में उनको कास्ट कर लिया।
ये 1939 की बात है। तो भोपाल का सबसे पहला अदाकार ख्वाजा साबिर ही थे, जिन्होंने सोहराब मोदी की जेलर में भी काम किया और दो एक फिल्मों में भी काम किया। और ये मैं बता दूं कि ख्वाजा साबिर को आप अच्छी तरह पहचान सकते हैं 1960 में जब मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई है और उसमें अकबर शहंशाह अकबर का दरबार बताया गया है। और जब सलीम ने बगावत की है और बगावत का इजहार एक ख़रीते के ज़रिए यानी मकतूब के ज़रिए ख़त के ज़रिए शहंशाह अकबर तक पहुंचा है, तो उसके पढ़ने की ज़िम्मेदारी ख्वाजा साबिर को दी गई थी। ख्वाजा साबिर साहब ने उस ख़रीते को पढ़ा था जी। वो ये थे वो ख्वाजा साबिर साहब, उनको आप इस तरह से पहचान सकते हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा फिर उसके बाद एक दूसरा नाम और आता है अल नासिर साहब का। अल नासिर साहब का ताल्लुक़ यहाँ शाही ख़ानदान से था। तो अल नासिर साहब ने बहुत से फिल्मों में काम किया। गुरु दत्त की एक फ़िल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55, उसमें तकरीबन उन्होंने निगेटिव रोल किया था अल नासिर साहब। 1949 का वो दौर था जब हिंदुस्तान की फिल्में हर लिहाज से, हर शोबे से, वो चाहे फोटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, अदाकारी हो, नग़्मा निगारी हो, मूसीक़ी हो, हर क्षेत्र में वो धूम मचा रही थी, घर घर पहुंच रही थी। उसी ज़माने में एक फिल्म फजली साहब बना रहे थे दुनिया में आरज़ू लखनवी साहब उस गाने लिख रहे थे। 4 गाने दिए गए थे। दरमियान में वो 2 गाने लिखकर और चले गए पाकिस्तान। अब ये खला पैदा हो गया, फजली साहब हाथ मलते रह गए। चुनाचे यहाँ भोपाल टाकीज़, भारत टाकीज़ के मालिक जो थे वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी फ़िल्मों के। उन्होंने फजली साहब को भोपाल बुला लिया और भोपाल बुला के कहा कि आप परेशान मत होइए, यहाँ हम एक मुशायरा अरेंज करते हैं। उस मुशायरे में जो शायर आएंगे अगर उसमें आपके कोई मेयार का उतरता है तो आप शायर को बम्बई ले जाके उससे गाने लिखवा सकते हैं। चुनाचे भोपाल टाकीज़ के मैदान में एक मुशायरा अरेंज किया गया और शायरों ने यहाँ शिरकत की, जिसमें सबसे अहम नाम जो था वो असद भोपाली का था। असदुल्ला खां असद भोपाली भोपाल की एक मानी हुई शख्सियत भी थे, बहुत अच्छे शायर थे और बेपनाह उन्होंने फिल्मों में वो जब उन्होंने अपनी नज़्म पढ़ी औरत पर तो सब पूरा मजमा वाह वाह कर उठा और बेतहाशा दाद मिली और लोगों ने उनको कांधों पर उठा लिया। तो फजली साहब को अपनी फिल्म के लिए एक नग़्मा निगार मिल गया। उन्होंने उनको बुला लिया और 500 रुपये उनको एडवांस दिए कि आप बम्बई आ जाइए। चुनाचे मेरे घर के करीब ही रहते थे वो, आज भी उनका मकान मौजूद है जिसमें अगर असद साहब रहे हैं तो वो लोग उनको कांधों पर उठाए हुए भोपाल टाकीज़ से इस्लामपुरे तक लाए थे। यहाँ ला के साहब उन्होंने अपनी वालदा से और अपने घर वालों से इजाज़त ली और बोरी या बिस्तर लपेट के वो बम्बई पहुँच गए। वहाँ जाके एक किसी गेस्ट हाउस में उन्होंने क़याम किया। इत्तेफाक देखिए कि उसी गेस्ट हाउस में साहिल लुधियानवी भी अपनी ज़िंदगी, फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे थे और प्रेम धवन भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे थे। कैफ़ी साहब भी उसी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे थे। और आपको एक बात और बता दूं कि साहिर साहब के पास कभी कभी इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो जाके कहीं खाना खा सकें। तो 1952 में एस.यू. सन्नी या महबूब साहब की कोई फिल्म थी तराना, वो हुई मधुबाला और दिलीप कुमार के साथ। उसमें एक गाना साहिर साहब को दिया गया था कि आप लिख कर लाइए, अगर अच्छा गाना हुआ तो हम पिक्चराइज कर लेंगे। नहीं, साहिर साहब को नहीं, प्रेम धवन को दिया गया था। अब प्रेम धवन वो गाना नहीं लिख पाए। उन्होंने साहिर साहब से जिक्र किया कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन पर मुझे एक गाना मिला है, क्या करूं मैं। तो साहिर ने कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं। उन्होंने वो गाना लिखा साहब। वो प्रेम धवन को आप ताज्जुब करेंगे कि 5 रुपये मुआवजे पर वो गाना प्रेम धवन को दे दिया। प्रेम धवन ने उनको 5 रुपये दिए थे। उसका पहला मतला था
सीने में सुलगते हैं अरमा, आँखों में उदासी छाई है। ये हाँ। गाना तलत महमूद ने गाया था और सुपर डुपर हिट हुआ। फिर उसके बाद ताहिर साहब को फिल्में मिलना शुरू हुई, असद साहब को मिलना फिल्में शुरू हुई, कैफी साहब को मिलना फिल्म शुरू हुई, और यहाँ से असद भोपाली की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ जो 1990 में आकर ख़त्म हुआ। भोपाल के एक बहुत अच्छे शायर थे शेरी भोपाली साहब, असगर शेरी साहब थे, ग्वालियर से यहाँ आकर भोपाल में बस गए थे। फिर उन्होंने भोपाल को ही अपना वतन सानी माना और अपने नाम के साथ उन्होंने हमेशा शेरी भोपाली लिखा। तो यहाँ एक मुशायरा अरेंज हुआ था जिसमें बड़े बड़े शायरों ने दिए थे, वो तरही मुशायरा था। एक तरह दी गई थी जिस पर शायरों को गज़लें लिख कर लाना थी। वो मुशायरे में उन्होंने वो गज़ल पढ़ी, वो सारा मुशायरा जो था वो गूंज उठा उनका वाहवाही से और इससे उससे। इत्तेफाक से देखिए कि सैयद शौकत हुसैन रिजवी नूरजहाँ के शौहर एक फ़िल्म बना रहे थे जुगनू। उसकी एक सिचुएशन के लिए भी उन्हें गाने की तलाश थी। चुनाचे शेरी भोपाली साहब ने जब ये गज़ल अपनी पढ़ी, हमें तो शाम क्या था, हमें तो शाम गम में, हमें तो शाम गम में काटनी है ज़िंदगी अपनी, जहाँ वो है मही है चांद ले जा चांदनी अपनी। ये गज़ल जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने शेरी साहब से इस्तज़ा की कि हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो इस गज़ल को मैं शामिल कर दूँ। शेरी साहब बड़े फक्कड़ और बड़े मुखलिस इंसान थे। उनके मियाँ मुझसे क्या पूछते हैं, अगर आप चाहें तो गज़ल शामिल कर लीजिए, मुझे कोई इनकार नहीं है। वो बग़ैर मुआवजे के उन्होंने वो गज़ल शौकत हुसैन रिजवी को उन्होंने दे दी, जिसको दलीप कुमार और नूरजहाँ पर पिक्चराइज़ किया गया था। 1947 का वाक़या है ये। 1947 में वो फिल्म रिलीज़ हुई और ख़ास तौर से इस गज़ल की वजह से सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद ये गज़ल फिल्म रिलीज़ होने के बाद मुल्क की तकसीम हो गई। शौकत हुसैन रिजवी अपनी नूरजहाँ को लेके पाकिस्तान चले गए। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टूडियो कायम किया और फिल्में बनाने लगे। इसके बाद जो है फिर कैफ भोपाली, उसके बाद ताज भोपाली, फिर उसके बाद कई और शायर, कई अदाकार फिल्मों से वाबस्ता हुए, जिसकी पूरी तफसील जो है मेरी इस किताब में मौजूद है। रशीद अंजुम साहब, आप अगर ये कहा जाए कि आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है वर्ल्ड सिनेमा की हिस्ट्री लिखकर, ये 2 वॉल्यूम जो यहाँ रखे हैं जहाने फिल्म के नाम से, 800 पेज के 2 वॉल्यूम हैं जो कि 1600 पेज होते हैं और A4 साइज़ की ये किताबें हैं। वाकई अपने आप में बहुत बड़ा काम है ये। जैसा कि अभी हम आज के दौर में देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से भोपाल एक फ़िल्म के लिए एक हब जैसा बनता जा रहा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो रही है। तो इसकी शुरुआत यहाँ पर कहाँ से हुई, किस तरह हुई? आपने बेड मास्टर का चौराहा देखा है जी, और उसमें एक पैथोलॉजी वेब कायम है लेफ्ट साइड पर, जी, जहाँ किसी ज़माने में हैदराबाद बैंक हुआ करता था। हाँ। वो दरअसल वो पूरी प्रॉपर्टी जो है अब्दुल हमीद खान साहब की है, जिन्हें हमीद भैया के नाम से जाना पहचाना जाता था। एक फिल्म 1954 में बनी थी, दलीप कुमार, विजंती माला, सुचित्रा सेन को लेकर, देवदास। एक मुजरा था उसमें जो विजंती माला पर पिक्चराइज किया गया था। जब उनके कोठे पर कुछ लोग आते हैं, उसमें हमीद भैया भी शामिल थे। हमीद भैया ने बतौर आर्टिस्ट उसमें एंट्री दी थी। यहाँ से फिल्म वालों से और करीबी ताल्लुकात कायम हुए और ख़ास तौर से उसमें जब दलीप कुमार जैसा हीरो काम कर रहा था तो उनसे बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी। उसी ज़माने में जो है B.R. चोपड़ा ने एक फ़िल्म बनाने का इरादा किया, तो हमीद भैया के कहने पर उन्होंने उस फिल्म की शूटिंग जो है भोपाल में रखी थी और यहाँ आकर उन्होंने पूरा जायज़ा लिया और बुधनी को उस लोकेशन को जो है उन्होंने फाइनल कर लिया। तो दिन भर वो शूटिंग करते थे और बाद में भोपाल आ जाया करते थे। तो मैं बता दूं कि ये 1953-54 की बात है जब ये इसकी स्टार्टिंग हुई। यहाँ से एक अजीज़ुल्लाह खान साहब थे जिनको हम अज्जू भैया कहा करते थे, उनके तागे लिए गए। यहाँ से सारे तांगे उनके बुधनी ले जाए गए
और वहाँ उनकी रेस हुई थी। तो बाद दफ़ा ऐसा होता था कि मौसम मोतदिल नहीं होता था, यानी कभी बारिश होने लगती थी, कभी वो, तो यूनिट बिल्कुल फारिग हो जाया करता था। उसी ज़माने में ये हमारी शकीला बानो भोपाली फार्म में आ गई थी। शकीला बानो भोपाली की उम्र उस वक्त 13-14 साल, 13 साल थी, 12-13 साल थी। इनके वालिद खुद कव्वाल थे और इनकी वालदा भी कव्वाल थी। इन्होंने किसी ने फरमाइश कर दी कि साहब यहाँ एक ऐसी कव्वाला भी है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। चुनांचे उनके कहने पर ये शकीला बानो भोपाली का प्रोग्राम रखा गया और रात भर इन्होंने जो है अपनी अदाओं से उसको मुस्तरब कर दिया, पूरी महफिल को। उसमें विजंती माला भी थी, जानी बाकर भी थे, हामिद भैया भी थे, दिलीप कुमार भी थे, B.R. चोपड़ा भी थे और आगा जानी काश्मीरी भी थे। मैं समझता हूँ कि ये इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ दिलीप कुमार का इनका जब सामना हुआ तो दिलीप कुमार ने इनको कहा कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी यहाँ क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम मुंबई आ जाओ। तकरीबन 20 फिल्मों में इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। तो ये शकीला बानो भोपाली ऐसी फीमेल कैरेक्टर वहाँ पहली मर्तबा पहुँची थी फिल्म से। इसके अलावा कई स्क्रिप्ट राइटर भी पहुँचे। जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खां, जिन्होंने मुग़ल आज़म में डायलॉग भी लिखे थे और स्टार्टिंग में सबसे पहली आवाज़ मैं हिंदुस्तान हूँ, ये जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खां की आवाज़ थी। क्या बात है। अमानुल्लाह खां साहब यहाँ शाही ख़ानदान से थे, यानी जीनत अमान का ताल्लुक़ भी भोपाल रियासत के शाही ख़ानदान से है। मुराद साहब भी भोपाल के थे, उनको मुराद भोपाली लिखा जाता था। ये आपने बहुत पुरानी फिल्मों में अगर देखा हो तो मुराद भोपाली लिखा जाता था, बाद में सिर्फ मुराद लिखा जाता था। फिर उनके बेटे रज़ा मुराद, याकूब साहब एक वकील हुआ करते थे, उनके तीसरे बेटे जो थे जावेद खान, बहुत स्मार्ट, इंतहाई खूबसूरत, रहीम शहीम, बेइंतहा पढ़े लिखे आदमी। फिर वो फिल्मों में आए और उन्होंने अपने अदाकारी का जादू दिखाया। सबसे पहली फिल्म थी उनकी अपराधी कौन, 82 में आई थी। फिर कई फिल्मों में काम किया। रूमी जाफरी, तो कभी किसी ज़माने में हमारे साथ उन्होंने ड्रामे भी किए। फिर उसके बाद जो है वो बॉम्बे चले गए और वहाँ जाके उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, कुछ ऐसे कैरेक्टर भी किए और कैरेक्टर करने के बाद वो उन्होंने दूसरा शोबा उन्होंने मुंतखब किया और स्क्रिप्ट राइटिंग की। आपको बता दूं कि डेविड धवन की ज़्यादातर फिल्मों के स्क्रिप्ट उन्होंने लिखे और कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद उन्होंने 3 फिल्मों की डायरेक्शन भी की और आज भी कर रहे हैं। वो जगदीप साहब का ताल्लुक़ भी भोपाल से ही था। एक विलन हुआ करते थे N.A. अंसारी, वो भी उनका ताल्लुक़ भी भोपाल से था। एक राइटर थे जिन्होंने साहब बीबी गुलाम की डायरेक्शन की थी और प्यासा के डायलॉग लिखे थे अबरार अलवी साहब ने, उनका ताल्लुक़ भी भोपाल से था। नासिर हुसैन साहब को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने एक पूरा सिनेमा का एरा जो है अपनी फिल्मों को दे दिया। उनका ताल्लुक़ भी भोपाल से ही था। जावेद अख्तर साहब को कौन नहीं जानता, जावेद अख्तर साहब को कौन नहीं जानता। और उनके साथी सलीम साहब का ताल्लुक़ तो इंदौर से था, लेकिन वो जैसे मैंने हमीद भैया का आपका जिक्र किया है, हमीद भैया के वो साले थे। इस तरह से उनका ताल्लुक़ भोपाल से भी कायम हो गया था। जावेद अख्तर साहब की पूरी तालीम भोपाल में हुई है, सैफिया कॉलेज से। उनकी वालदा लखनऊ की थी सफ़िया अख्तर और उनके वालिद बहुत बड़े शायर थे जिन्होंने फिल्मों में नगमा निगारी भी की और स्क्रिप्ट भी लिखे। और जानिसार अख्तर साहब दोनों यहाँ मकामी हमीदिया कॉलेज में प्रोफेसर रहे। ये 1949 की बात है। एक राइटर और थे फैज़ साहब, उनका ताल्लुक़ भी भोपाल से था, जिन्होंने बहुत फिल्में लिखी हैं और
उनके को राइटर जो थे वो सलीम थे। तो फैज़ सलीम साहब के नाम से वो फिल्में लिखते थे और जहांगीराबाद के रहने वाले थे। इसके अलावा राजीव वर्मा साहब को कौन नहीं जानता। अमिताभ बच्चन के वो साड़ू हैं और उनकी बीवी रीता भादरी जया भादरी की सगी बहन है। जया भादरी का ताल्लुक़ भी भोपाल से था। उनके वालिद जो थे वो यहीं के रहने वाले थे और यहीं उन्होंने बहुत एजुकेशन में उन्होंने काम किया। इसके अलावा सुधा मल्होत्रा प्लेबैक सिंगर जी, उनका ताल्लुक़ भी यहीं भोपाल से था। उनके वालिद मल्होत्रा साहब हमीदिया कॉलेज में प्रिंसिपल रहे। हमारे एक रज़्ज़ाक़ सिद्दीकी साहब भी हैं, आज भी मौजूद हैं वो, और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उनका सबसे बड़ा भारत एक खोज में भी उनका रोल था। उसके अलावा नितेश भारद्वाज ने अपनी फिल्म कर्मयोगी में भी उनको गुरु गोलवालकर के करवाखंड आनंद के रोल के लिए मुंतखब किया था और उन्होंने बहुत ही उसके साथ उन्होंने उस फिल्म में काम किया था। जानी वाकर ने फिल्म बनाई पहुँचे हुए लोग, तो हाशिमुल सादिक साहब ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था। सोहेल अख्तर साहब थे और दौलत की जंग उन्होंने लिखी आमिर खान की फिल्में लिखी उन्होंने सोहेल अख्तर साहब ने। सैयद रईसुल हसन साहब जो अचानक ही हमारे दरमियान से चले गए, उनका ताल्लुक़ भी बम्बई सिनेमा से रहा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी यहाँ इस्लाम नगर में उसकी शूटिंग हुई थी और उसमें अशोक कुमार की नवासी अनुराधा पटेल ने उनके अपोजिट काम किया था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में यहाँ शूट की, बम्बई में भी काम किया और इस तरह से वो आगे बढ़ते रहे। सैयद अहमद अली साहब हैं, इन्होंने नासिर हुसैन साहब की 2 फिल्मों में काम किया। शोएब आगा थे, शोएब आगा को सुबोध मुखर्जी की फिल्म लड़के बाप से बढ़के में मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था और मैंने ही उनको ये रोल दिलवाया था। और थोड़ा आउट स्टार्ट टू एंड उनका रोल था एक लंगड़े कैरेक्टर में। तीन कैरेक्टर थे उसमें, 3 दोस्त थे, जिसमें से शोएब आगा को लंगड़े का रोल किया गया था और उसमें बहुत एहतमाद से काम किया था। दिनेश राय साहब बहुत अच्छा राइटर हैं, आज भी वो मौजूद हैं, लेकिन अब अपने घर से कम निकलते हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जब यहाँ उर्दू ड्रामों की शुरुआत हुई तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के अफसाने गौदान को, बल्कि नावल है वो, गौदान को उर्दू में अडॉप्ट किया, उर्दू में तर्जुमा करके उसका ड्रामाटाइज किया। और वो पहला ड्रामा था जो इकबाल मजीद साहब की डायरेक्शन में रविंद्र भवन के ओपन एयर पूरे गांव का स्टेज लगाया गया था। वो ड्रामा उन्होंने उस पर स्टेज किया था। ये तारीख़ी वाक़या है। इसके बाद कोई ऐसा ड्रामा नहीं हुआ जो उस पर बेस करता हो। देवयंका त्रिपाठी को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, आज भी काम कर रही है फिल्मों में, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। वो वीरेंद्र राठौर, ये मैंने सारा खान, इसके अलावा विक्रम विजय चौहान, कुणाल कपूर, बहुत मशहूर सीरियल था जी टीवी पर, ये कलर पर शुरू हुआ था इब्तिदा में, उसमें शिवांगी शर्मा ने बड़ा अच्छा काम किया था। इसके बाद अजय शर्मा, हेमंत गुप्त, शोएब इब्राहिम, हबीब तनवीर साहब को नहीं जानता। हबीब तनवीर साहब की गूंज जो है वो रायपुर से भोपाल, भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से आपकी पूरी दुनिया में गूंजी है। फिर हबीब तनवीर साहब ने भोपाल को ऐसा अपने हाथ में लिया कि यहाँ से फिर वो कहीं और नहीं गए। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, बहुत बड़े इंसान थे। वो ख़ास तौर से रीजनल ड्रामे को उन्होंने ही इस मकाम पर पहुंचाया। तो हबीब साहब का नाम ऐसा नहीं है जिसे याद ना रखा जाए। उन्होंने लातादाद फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी आमिर खान के साथ, जिसका नाम था मंगल पांडे राइजिंग। इकबाल मजीद साहब का भी जिक्र यहाँ लाजमी है। उनका एक नावल था नमक,
जिसको ज़ोरा महल के नाम से बनाया गया था और उसके कई एपिसोड जो है वो टेलीकास्ट हुए थे। एक ख़ास बात मैं ये बता दूँ कि मेरा भी ताल्लुक़ कुछ फिल्मों से और सिनेमा से रहा, और मैंने राही मासूम रज़ा साहब के साथ और कमलेश्वर जी के साथ फिल्म स्क्रिप्ट पर काम भी किया। अब मेरा पोता रफ़ान खान जो है वो फिल्मों में और टीवी सीरियल में काम कर रहा है। तकरीबन अभी 50 एपिसोड तो वो टीवी सीरियल के कर चुका है। इसके अलावा ऋतिक रोशन के बचपन के रोल में उसने काबिल में काम किया, और इसके बाद जो है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में उनके साथ काम कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं कि यहाँ मैंने अपनी इस किताब में भोपाल के तमाम नगमा निगारों का भी जिक्र किया। एक पूरा एपिसोड जो है वो इसका है कि पहले नगमा निगार से और आखिरी नगमा निगार तक किसने कितने गाने लिखे, किस फिल्म में लिखे, किसने गाए, किसके म्यूज़िक में गाए, उसकी पूरी तफसील यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भोपाल का ताल्लुक़ बम्बई की फिल्म नगरी से कितना पुराना है। रशीद अंजुम साहब ने हमको जिस तरह से ये जानकारी दी है, उसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला लगातार चलता रहे। रशीद अंजुम साहब, ये और बताइए कि जैसा आपने भोपाल का पूरा तफसील के साथ यहाँ जिक्र किया कि यहाँ के कितने कलाकार किस फील्ड में वहाँ पर रहे और कितना उन्होंने नाम कमाया, इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे कलाकार फिल्म नगरी में रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके मुताल्लिक़ भी कुछ बताइए। ख़ासतौर से लता मंगेशकर, इस सबसे बड़ा नाम तो लता मंगेशकर का है, जो इंदौर में पैदा हुई, इंदौर में पली बढ़ी, फिर उसके बाद जो है बम्बई शिफ्ट हुई। ये पहला नाम है फिल्म इंडस्ट्री का। सागर से 4-5 लोग निकले, जैसे आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, विट्ठल भाई पटेल, गोविंद नामदेव, और जबलपुर से भी सबसे बड़ा नाम जो था वो आपको याद होगा, एक बहुत मशहूर विलन हुआ करते थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट याकूब साहब, वो भी जबलपुर के थे। जबलपुर से कई और लोग शामिल हुए, इंदौर से भी शामिल हुए, उज्जैन से भी शामिल हुए। ख़ास तौर से खंडवे का जिक्र यहाँ लाजमी है। खंडवे में एक ख़ानदान आबाद था जिसके वालिद वकालत करते थे, और वो वहाँ से शिफ्ट हुआ था आपके बंगाल से शिफ्ट होकर वो खंडवे में आए, और खंडवे को ही उन्होंने अपना वतन माना। उसके 3 कैरेक्टर जो थे उन्होंने बहुत राइज किया फिल्मों में भी और प्लेबैक सिंगिंग में भी। ख़ासतौर से अशोक कुमार उनके सबसे बड़े भाई थे, जो एस मुखर्जी के साले थे, यानी फिल्मिस्तान के मालिक सचदर मुखर्जी उनके बहनोई थे। अशोक कुमार का बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद उनके छोटे भाई किशोर कुमार, वो बहुत बड़े कॉमेडियन भी थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे, और उनके छोटे भाई अनूप कुमार, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में कॉमेडी रोल किए। चलती का नाम गाड़ी में तीनों भाइयों ने एक साथ काम किया था। इसी तरह हमारे यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इनके लिए अवार्ड जारी किए, किशोर कुमार के नाम के साथ, लता मंगेशकर के नाम के साथ, और आपके जो है कवि प्रदीप जो थे हमारे बड़नगर के रहने वाले थे, उनके नाम के साथ भी 2 साल पहले यहाँ अवार्ड जारी हुआ, जो सबसे पहले नीरज साहब को दिया गया। ये ख़ास तौर से 3 अवार्ड जो हैं हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत फ़ख्र के साथ फिल्मी हस्तियों को देती है। मध्य प्रदेश में फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनाया गया था, जी, जो यहाँ के फिल्मकारों को मदद करने के लिए और मध्य प्रदेश के सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए था, लेकिन क्या वजूहात रही कि वो आज वजूद में नहीं है? तो यहाँ प्रोजेक्ट बनाया गया था, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सरकार ने बहुत संजीदगी के साथ इस पर काम शुरू किया था, और उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि भोपाल में एक फिल्म सिटी भी कायम की जाएगी, और जो फिल्मसाज यहाँ फिल्म शूटिंग करने के लिए आएंगे उनको तमाम सहूलियात गवर्नमेंट देगी। अगर वो अपनी फिल्म के लिए माली इमदाद चाहते हैं तो उनको बहुत नॉमिनल ब्याज पर उनको सरमाया मुहैया किया जाएगा।
लेकिन क्या किया जाए कि हम लोगों का मिजाज जो है कुछ मुख्तलिफ है। हम मंसूबे तो बहुत जल्दी बना लेते हैं, बहुत जल्दी ऐलान कर देते हैं, लेकिन उसका अमल जो है वो सियासत में कहीं जाके गुम हो जाता है। इसी तरह ये भी हुआ। अब हम रशीद अंजुम साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में जो तकनीक उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हमारा सिनेमा कितना कर पाया, और आज़ादी से पहले जो सिनेमा यहाँ पर बन रहा था उसमें तकनीक कितनी थी, कैसी थी, और आज़ादी के बाद जो सिनेमा हमारे सामने आता है इसमें आप टेक्निकल हिसाब से क्या फ़र्क देखते हैं? इर्तिक़ा हर दौर में होता रहा है। यहाँ जहाँ सड़कें मिट्टी के धूल से भरी हुई थी, तब भी हम आज़ादी के साथ उसमें घूमते फिरते थे, आज़ादी के साथ उसमें चहलकदमी करते थे। इसी तरह जब सिनेमा की ईजाद हुई और उसकी तकनीक पर गौर किया गया, उस वक्त तक तमाम सहूलियात हासिल नहीं हुई थी। उस वक्त जब फिल्मों की शूटिंग होती थी तो स्क्रिप्ट जो है वो कैमरे के व्यू से लिखा जाता था, यानी सारा फिल्म का ताल्लुक़ जो है, फिल्म का वर्क जो है वो कैमरा करता था। अदाकार या रेसिंग और दीगर चीज़ें जो हैं वो समरी की हैसियत से थी, यानी ज़िमनी हैसियत रखती थी वो। स्क्रिप्ट इसी अंदाज से लिखा जाता था कि हमारी निगाह में कैमरा रहे, और बहुत बारीकी से वो काम किया जाता था। स्क्रिप्ट जब लिखा जाता था तो उसमें स्क्रीन प्ले सिर्फ 2 लाइन का होता था, 3 लाइन का होता था। बाकी उसका पथ मंज़र जो है वो सेट डिज़ाइनर करता था और फोटोग्राफी करती थी उसको, कहाँ आउटडोर लेना है, कहाँ इंडोर लेना है, ये सारी सब उसमें ज़िक्र होता था। एक एक चीज़ लिखी जाती थी बहुत बारीकी के साथ। सबके डायरेक्टर अलग अलग हुआ करते थे, जैसे डायलॉग डायरेक्टर किरदारों को कौन सी ज़बान किस मंज़र में कहाँ बोल रहे हैं, उसका ताल्लुक़ किससे है, कौन से मंज़र से है, तारीख़ से है, समाज से है, या माशरे से है, या एक आम आदमी से है, उसकी डायलॉग डिलीवरी किस तरह होना चाहिए, ये डायलॉग डायरेक्टर का काम हुआ करता था। उसके बाद फाइट सीन, एक फाइट मास्टर वो कल भी होता था और आज भी है। इसी तरह डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर कल भी थे और आज भी इसी तरह से है। लेकिन अब मंज़र जो है वो बदल गया है। उस ज़माने में आप पुरानी फिल्में देखें तो वो टेक्निक का असर होता था। बाबू भाई मिस्त्री एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने ये टेक्निक ईजाद की थी। अली बाबा 40 चोर और इस किस्म की फिल्में जो थी सी क्लास की, वो इस तरह बन रही थी कि उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल होता था, और उसी तरह उसकी वो क्या कहलाती थी, ट्रिक फोटोग्राफी वो होती थी। लेकिन अब जब 1990 तक हमारी फिल्में एक क्लासिक फिल्में हैं, चाहे वो नगमा निगारी के लिहाज से हो, म्यूज़िक के लिहाज से हो, गुलूकारी के लिहाज से हो, किरदार निगारी के लिहाज से हो, या पस मंज़र या पेश मंज़र किसी तरह भी हो, 90 तक हमारी वो फिल्में जो हैं क्लासिक मानी गई हैं। 90 के बाद अचानक टेक्निक बदल गई, डिजिटल कैमरे आ गए। एक कैमरा जब पूरी फिल्म को शूट करता था तो वो होता ये था कि जब वो एक कैमरा हमारा होता था उस पर वो मुनहसर होती थी पूरी फिल्म, तो उसमें से वो सारे सीन निकाल लिए जाते थे जो हमें इंडोर पे करना है। तो पहले हम उसको शॉट वाइज उसकी क्लिपिंग करते थे, वो करने के बाद उसको पूरा उस सेट का हम पूरा शूट कर लेते थे। जब आउटडोर में जाते थे तो वहाँ के सीन अलग कर लिए जाते थे। फिर एडिटिंग का मसला आता था। एडिटिंग ही सबसे ज़्यादा अहम है, कल भी थी और आज भी है, क्योंकि उससे तसलसल कायम होता है। अगर ज़रा सी भी लफ्ज़िश हो जाए तो पूरी फिल्म जो है वो बेकार हो जाती है। तो इस तरह से अब जब डिजिटल कैमरे आए तो उसमें यह आसानी हो गई कि हम एक कैमरे से नहीं बल्कि 10 कैमरों से काम लेने लगे। अलग अलग शहरों में हमारे एजेंट मौजूद हैं, दूसरे शहरों में वो शूट करके हमें यहाँ कर देते हैं। हम उसको फ़ौरन, यानी जो फिल्म जो है 2 साल में बन के तैयार होती थी वो आज 2 महीने में बन के तैयार होने लगी। हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में
रीजनल जो सिनेमा है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। चाहे वो बंगाल की बात करें, साउथ की कुछ स्टेट्स की हम बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां हम रहते हैं, जहां से बहुत सारे कलाकार निकलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में गए, मध्य प्रदेश में उस तरह का रीजनल सिनेमा क्यों डेवलप नहीं हो पाया? रीजनल सिनेमा यानी इलाकाई पस मंज़र पर जो हमारी फिल्में बनी वो उसको हम रीजनल सिनेमा कहते हैं। पहले तो हम इस पर गौर करें कि हमारे लिटरेचर पर जो फिल्में बनाई गई हैं वो कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और उनमें किन लोगों ने सबसे पहले अदब को फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला नाम आता है रवींद्रनाथ टैगोर का। उन्होंने आपके BN सरकार ने थिएटर कायम किया था कलकत्ते में। सबसे पहली फिल्म जो रवींद्रनाथ टैगोर की बनाई गई, रवींद्रनाथ टैगोर ने ही उसका स्क्रिप्ट भी लिखा था, उसमें काम किया था। उसके बाद ये सारा क्रेडिट जो है BN सरकार को जाता है कि उन्होंने अदबी फिल्मों का आगाज़ किया, लिटरेरी फिल्में बनाई गई। ख़ास तौर से वो जिक्र ये है कि शरद चंद्र चटर्जी का जो क्लासिक नावल है देवदास, वो सबसे पहले BN सरकार ने ही पिक्चराइज किया था। उस पर 4 फिल्में बनाई गई। चौथी फिल्म जो थी वो बिमल राय की देवदास थी हिंदी में, जो उन्होंने बम्बई में बाद में बनाई। मुझे याद है कि 1969 और 70 में नए सिनेमा का आगाज़ हुआ। भवन शोम ये पहली फिल्म थी जिसने नए सिनेमा का आगाज़ किया और उसमें राकेश पांडे वगैरह इन लोगों ने जो है रोल किया था। और इत्तेफाक देखिए कि ये सिनेमा भी कामयाब हुआ। फिर श्याम बेनेगल आ गए उसमें, अंकुर वगैरह जैसी फिल्में उन्होंने बनाई, वो भी नया सिनेमा था और रीजनल सिनेमा था उसे। तो जो अदब हमारा उधर से आया, जिनको हम नज़रअंदाज कर चुके थे, वो हमारे दिल पे असरअंदाज कर गया। मोहन राकेश की फिल्म ले लीजिए आप। मोहन राकेश एक बहुत बड़ा नाम ड्रामे में भी और हिंदी अदब में भी, या शानी का नाम ले लीजिए या और दूसरे लोगों का नाम ले लीजिए, उन्होंने रीजनल सिनेमा पर अपने स्क्रिप्ट फिल्म साज़ों को दिए। गुलजार ने बहुत सार्थक फिल्में बनाई, बहुत अच्छी फिल्में बनाई और बनाने के बाद वो कामयाब रहे। कमर्शियल सिनेमा को और रीजनल सिनेमा को के दरमियान की उन्होंने फिल्में बनाई और यही है कि कमर्शियल सिनेमा को और रीजनल सिनेमा को उन्होंने एक प्लेटफार्म दिया जो एक दूसरे से मिलता है। रीजनल सिनेमा की बात चली तो मुझे याद आया कि 70 के दशक में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म आई थी, मृग्या। मृग्या एक बहुत अहम तरीन फिल्म थी और उसमें मिठुन चक्रवर्ती ने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया था। बल्कि यूँ कहिए कि वो फिल्म जो थी उसके कैरेक्टर पर ही बेस्ड थी। जब वो फिल्म रिलीज़ हुई है, मैं एक चीज़ और एक आपको बता दूं कि जहाँ तक रीजनल सिनेमा का ताल्लुक़ है या इलाकाई सिनेमा का ताल्लुक़ है या नए सिनेमा का ताल्लुक़ है, तो उसको एक ख़ास तबका देखता था और पसंद करता था और पढ़ा लिखा तबका देखता था जी। उसके रिव्यूज़ जो थे पढ़े लिखे तबके के ही आते थे। मृग्या जब रिलीज़ हुई है तो ये मृणाल सेन की एक फिल्म, बहुत अहम फिल्म थी ये, और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो इसको बहुत पसंद किया गया था। और ख़ास बात यह है कि हमारी हुकूमत हिंद ने मिठुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड से नवाजा था। बहुत ख़ास बात है। उत्पल दत्त एक बहुत बड़ा नाम है। उत्पल दत्त की शुरुआत जो है वो रीजनल सिनेमा से हुई थी, भवन शोम से, और उसमें फिर कई नाम जुड़ते हुए। उनका ख़ास बात एक कहना भी ये था उत्पल दत्त साहब का कि मैं सिनेमा से कमाता हूँ और ड्रामे में लगाता हूँ। रशीद अंजुम साहब, अगर देखा जाए तो आप फिल्म के मुतालिक जो मालूमात है, आपको एक फ़िल्म का सागर कहा जा सकता है, एक समंदर कहा जा सकता है। आपने बहुत सारी किताबें फ़िल्म के मुतालिक लिखी हैं, तो हम आप ही की ज़बानी जानना चाहेंगे कि आपने फ़िल्म से संबंधित कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? जहान फिल्म जो 1600 सफ़ात A4 साइज़ के उस पर है और इसे उर्दू अकादमी मध्य प्रदेश ने ख़ास तौर से फ़ख्र के साथ शाये किया है। ये वो फिल्म है।
ये जहान फिल्म का पहली जिल्द है, पहला वॉल्यूम है। इसका टाइटल मैंने ही किया है डिज़ाइन। और इसमें ख़ास बात यह है कि पहले हीरो से लेके आखिरी हीरो तक इसकी तस्वीरें यहाँ से आप देखेंगे तो ये आएंगी। इसके पीछे जो है वो तमाम विलन है, पहले विलन से लेके और वैम से लेकर अभी तक के विलन की तस्वीरें हैं। इसकी ही दूसरी जिल्द जो है वो ये है, जहान फिल्म की दूसरी जिल्द है। ये भी 800 सफ़ात पर है और A4 साइज में है। इसमें पहली हीरोइन से लेके आज तक के हीरोइन के फ़ोटोग्राफ हैं और पीछे जो है ये कॉमेडियंस के हैं। सब पहले कॉमेडियन से आज तक के जितने भी कॉमेडियन हैं उनकी है। और इसकी सारी तफसीलात इस तरह से है कि मैंने ख़ास तौर से ये इसका रखा है कि हमारी दास्तानों पर जितनी फ़िल्में बनाई गई हैं उनका तस्करा है, हमारी रामायण पर जितनी फ़िल्में बनाई गई हैं उनका पूरी तफसील है, महाभारत पर जितनी फ़िल्में बनाई गई हैं उनकी तफसील है, राम के नाम पर जितनी फ़िल्में बनाई गई, सीता के नाम पर जितनी फ़िल्में बनाई गई और दूसरी अहम कैरेक्टर तारीख़ी किरदारों पर जितनी फ़िल्में बनाई गई उन सब की पूरी तफसील इसमें मौजूद है। पहली फ़िल्म से लेकर मौजूदा अहद तक की तमाम फिल्मों की तफसील है। इसके बाद दूसरी किताब जो है वो मेरी ये है, जहान फिल्म की मुस्लिम अदाकारा। इनमें मैंने तमाम उन अदाकाराओं को लिया है और उनकी पूरी तफसील इसमें मौजूद है कि वो कहाँ पैदा हुई, कौन से सन में पैदा हुई, उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया और उसके बाद फिल्मों में किस तरह आई, उसकी तफसीलें मौजूद है। उनकी पहली फिल्म से आखिर फिल्म तक की पूरी बायोग्राफी है ये। इसमें ख़ास बात यह है कि पहली अदाकारा से लेकर आज तक की अदाकारा का पूरी तफसील मौजूद है। इसमें 419 अदाकाराओं का तफसील सी। इसके बाद तीसरी अहम किताब ये है अदब से फिल्म तक। इसको भी डिज़ाइन मैंने ही किया है और इसमें ख़ास बात ये है कि जिन लोगों ने पहले अदब में या हिंदी साहित्य में या अंग्रेज़ी लिटरेचर में अपना मकाम बनाया और उसके बाद वो फिल्मों में बराह रास्त गए या उनके किसी नावल पर, किसी कहानी पर, उस पर फिल्में बनाई गईं, उसकी पूरी तफसील इसमें मौजूद है। ख़ास बात यह है कि पहले जिस अदीब ने या जिस लिटरेरी पर्सनालिटी ने उसमें अदब में या लिटरेचर में या साहित्य में कमाल हासिल किया और कौन कौन सी उनकी किताबें शाये हुई, कहाँ से शाये हुई, कैसे शाये हुई, उसकी तफसील दी है। फिर उसके बाद फिल्मों में जब वो गए हैं तो उन्होंने पहली फिल्म से आखिर फिल्म तक लिखी है, उसकी पूरी तफसीलात, ये पूरी तफसील इसमें मौजूद है। वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल कर दी गई है। ये मेरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, मैंने जो काम किया है और इसका पूरा क्रेडिट जो है बदर भाई को जाता है। ये बदर भाई ने ही कंपाइल की है, इसकी तजवीज़ की है, इसके इक़्तिबासात मेरी किताबों से लेकर उन्होंने ये किताब शाये की है। ये शकीला बानो की पूरी बायोग्राफी है। ये मीना कुमारी की पूरी बायोग्राफी है। ये उनके शौहर के साथ उनकी तस्वीर है, कमाल अमरोही के साथ। फिर ये दलीप कुमार की है। दलीप कुमार के ये मोनोग्राफ है। दरअसल उनका पहला इश्क कामनी कौशल से और फिर शादी उनकी सायरा बानो से। इसके अलावा के भोपाली साहब का मोनोग्राफ भी है। असद भोपाली का भी पूरा मोनोग्राफ है। आवाज़ की दुनिया का दोस्त अमीन सायानी। उर्दू में इससे पहले मैं जहाँ तक मेरा मुताला है उर्दू में इन पर कुछ भी नहीं लिखा गया। अमीन सायानी का जिक्र अगर फिल्मों के ज़रिए किया जाए तो बहुत बड़ी शख्सियत आपके सामने आ जाएगी। 1952 में जब रेडियो सीलोन से बिना का गीत गाना शुरू हुआ तो उसका पूरा क्रेडिट अमीन सायानी को गया। 48 साल लगातार अमीन सायानी ने उस प्रोग्राम को अपनी आवाज़ दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कला जगत का एक ऐसा किरदार
जिसने फिल्म जगत के बहुत सारे किरदारों को अपनी किताबों में समेट कर रख दिया है। उनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप रशीद अंजुम साहब की किताबों से वो पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि रशीद अंजुम साहब की जितनी भी किताबें हैं, सबसे पहले वो उर्दू भाषा में पब्लिश हुई हैं, क्योंकि वो उर्दू भाषा से बहुत मोहब्बत करते हैं। और अब रशीद अंजुम साहब का ये कहना है कि वो अपनी तमाम किताबें बहुत जल्द हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, और जल्द ही वो हिंदी में भी मंजर आम पर आएंगी। तो दोस्तों, कला जगत के एक ऐसे अनोखे सदाबहार किरदार से आज हमने आपकी मुलाकात कराई है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आइंदा भी हम ऐसे ही किसी ख़ास शख्सियत से, किसी अहम किरदार से आपकी मुलाकात कराएंगे। उस वक्त तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।